हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो यह किस बुक का है? तो यह है पॉलिटिकल साइंस का, यानी अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया है। आप अभी तक अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। तो याद रखिए, इस दूसरे अध्याय का भी यानी सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के इनका यह आज पार्ट 4 है। इनसे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, यानी 3 वीडियो मैंने बना के आपको दे दिया है। देखिए, एक चीज़ आप क्लियर हो जाइए, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि आपको जब भी आप वीडियो देखें तो आपको हमेशा ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि मैं क्लास में पढ़ रहा हूं और उसी हिसाब से मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं और उसी एक फिक्स कंटेंट दे रहा हूँ, ताकि आपको कभी यह ना लगे कि ये पूरा बर्डन है। एक ही क्लास में मान लीजिए पूरा लेक्चर मैंने समाप्त कर दिया पूरा फास्ट, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपके दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो को छोटा एक वीडियो में ना नॉर्मली हमारा 1 से 2 टॉपिक कवर होता है, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है, तो हमने पिछले वीडियो में इनसे पहले जो हमारा लेक्चर चल रहा था, तो हम वहाँ पर एक्चुअल में संघीय सरकार को समझने का अभी तक प्रयास कर रहे थे और अभी भी हम उसी को समझेंगे। हमने पिछले लेक्चर में संघीय सरकार की विशेषता को देखा था। हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारत के संदर्भ में संघीय शासन व्यवस्था जो है ये कैसे कैसे गठन हुआ, इनको हम मूल रूप से आज समझेंगे। तो देखिए, तो पहला क्या है कि संघीय व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीके से गठित की जाती है। तो संघीय व्यवस्था कितने तरीके से गठित की जाती है? तो 2 तरीके से। वो 2 तरीका क्या सब है? तो 2 तरीका है कि स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि कहीं पर मान लीजिए 10 या 20 कुछ प्रांत स्वतंत्र हैं, उन पे किसी का अधिकार नहीं है। कहीं पर प्रांत बोलिए या राज्य बोलिए, एक ही चीज़ है। तो 10 या 15 या फिर 20 स्वतंत्र प्रांत या फिर राज्य, वह उन पर किसी का अधिकार नहीं है। उन लोगों ने क्या कर लिया, आपसी सहमति से वो एक बागडोर में बंध गए। मतलब उन्होंने पूरे जितने भी 10 या 15 वो सभी एक साथ मिल गए, तो वह भी एक संघीय शासन व्यवस्था है। तो लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन कर लेते हैं। वो सभी आपस में मिलकर अपनी सहमति से, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र या संप्रभु राज्य अपनी सहमति से आपस में मिलकर एक राज्य का जब गठन करते हैं तो हम उसको भी संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसा भी वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो अभी आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इसी प्रकार से कुछ संप्रभुत्व राज्य यानी कुछ स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर एक राज्य का उन्होंने गठन कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के राज्य में ना सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली होगा, वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होगा? तो वह राज्यों के पास सबसे ज़्यादा अधिकार होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र से ज़्यादा राज्य शक्तिशाली होते हैं, यानी इस प्रकार का संघीय में भी याद रखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था 2 तरीके का। तो इस प्रकार का जो संघीय शासन व्यवस्था होगा, जहां पर कुछ स्वतंत्र राज्य मिलके एक राज्य का गठन करेंगे, तो वहां पर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा? तो राज्यों के पास होगा और शक्तिशाली वही होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो संघीय सरकार जो है हमारे भारत में भी, बेल्जियम में भी, स्पेन में भी है, क्योंकि यहाँ भी जो है ना कई राजनीतिक इकाइयों में बांटकर यहाँ स्थानीय या प्रांतीय सरकार की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, हमारे देश में भी, स्विट्जरलैंड में भी, स्पेन में भी संघीय सरकार की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ इस संघीय जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में है, उनसे हमारे यहाँ डिफरेंट है। हम लोग भी संघीय सरकार हैं, हमारे देश का भी जो निर्माण हुआ है यह भी कई प्रांतों को मिलाकर किया गया है, लेकिन हमारे संघीय शासन व्यवस्था में ये उनसे डिफरेंट कैसे है? क्योंकि हमारे यहाँ पावर स्टेट को ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि पावर सबसे ज़्यादा होता है केंद्रीय सरकार को। ठीक है, तो वही चीज़ हमने दिया है कि संघीय सरकार भारत, बेल्जियम एवं स्पेन में भी है, क्योंकि यहाँ की भी कई राजनीतिक इकाइयों में बांटकर
यहाँ स्थानीय या प्रांतीय सरकार की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर याद रखना है कि अधिक शक्तिशाली कौन होगा, तो केंद्र सरकार होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर अधिक शक्तिशाली कौन होगा, केंद्र सरकार। जबकि जहाँ पर कुछ राज्य मिलकर एक राज्य का गठन करेंगे तो वहाँ पर अधिक शक्तिशाली पावर किसके पास होगा, राज्यों के पास होगा। वह जब चाहेगा तब उस एक राज्य से, जो 10 राज्य मिलकर एक राज्य का गठन किए हुए थे, उनसे वह कभी भी अलग हो सकता है। लेकिन जो हमारे भारत जैसे संघीय देश हैं, वहाँ पर कोई भी राज्य उनसे अलग नहीं हो सकता है, बल्कि और दूसरे राज्यों को, दूसरे देश के हिस्सों को हमारे देश में के हिस्से में जोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारे देश का कोई भी हिस्सा कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, सभी राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन पिछड़े राज्यों को विशेष सुविधा भी दी जाती है। हमारे आप भारत देश में देख लीजिए, सभी राज्यों को समान अधिकार है, लेकिन जो राज्य बहुत ही अनडेवलपिंग है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, विकासशील है, तो उन राज्यों को केंद्र सरकार अलग से फंड देती है, जिनको हम विशेष राज्य का दर्जा बोलते हैं। जैसे देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब उनसे विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया। हटा दिया का मतलब वो ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि उन्हें राज्य से डिवाइड करके 2 केंद्र शासित यानी सेंट्रल स्टेट में उनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो भारत में याद रखना है, अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था दोहरे उद्देश्य को लेकर चलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। संघीय शासन व्यवस्था कितने उद्देश्य को लेकर चलती है, 2 उद्देश्य को लेकर चलती है। एक तो होता है क्या, क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना, और तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सम्मान देना। तो सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था, यानी दोहरे का मतलब क्या, दो कैसे, तो एक तो पहले संघीय शासन व्यवस्था यह क्लियर करेगा या फिर यह स्पष्ट करेगा कि कभी भी किसी राज्य या प्रांत में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो वहाँ के लोगों के बीच में। उनके बाद वह भारत की संप्रभुता, अखंडता, इनको भी बनाए रखने का कार्य किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो भारत में जो है, भारत में मुख्य रूप से कितने धर्मों के लोग रहते हैं, तो 8 धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसीलिए हमारे भारत देश को विविधताओं वाला देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब एक कुछ ही किलोमीटर जाने पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खाना, ये सब मिलता है, अलग अलग धर्मों के लोग मिलते हैं। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से कितने धर्मों के लोग रहते हैं, 8 धर्मों के लोग रहते हैं। कौन सब, हिंदू, इस्लाम। आप देखिए सीक्वेंस में बोलना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी। तो आपको 8 धर्मों को याद कैसे रखना है, तो 8 है ना, तो 2-2 का सीक्वेंस बना लीजिए। हिंदू, इस्लाम याद रखिएगा, मुसलमान धर्म नहीं होता है। मुसलमान कौन है, तो जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, हम उसे मुसलमान कहते हैं। ठीक है, तो हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, यहूदी और पारसी, ये है मुख्य 8 धर्म। ठीक है, तो भारत में, और याद रखना है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आप ध्यान में रखिए। हो सकता है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं सभी चैप्टर को ना थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, ताकि आप जब 10th पास करके 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन या फिर कंपटीशन की तैयारी करो, तो वहाँ पे आपको ये सब याद रहे और आपको ये मदद करे। तो याद रखना है कि भारत में प्रमुख 22 भाषाएं हैं और सैकड़े अन्य भाषाएं भी भारत में बोली जाती है। ठीक है, भारतीय, अब देखिए, अब यहाँ पे एक मैंने स्टार पॉइंट दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में मौजूद 563 देसी रियासतों को यह अधिकार दिया था कि वे या तो भारत में या पाकिस्तान में मिल सके, वो जिसमें इच्छा मिलने की है वह उनके साथ मिल सकता है, और जिनकी इच्छा यह है कि हमें स्वतंत्र रहना है वह स्वतंत्र भी रह सकता है। यह अधिकार दिया था किसने, तो भारत सरकार अधिनियम 1947 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने यह अधिकार दिया था कि उस समय हमारे देश में जो प्रांत, अभी जिसको हम राज्य बोलते हैं, उस समय प्रांत बोला जाता था, तो
उस समय 563 प्रांत थे। तो 563 प्रांतों को यह अधिकार था कि वह स्वतंत्र था कि वो या तो भारत के साथ मिल सकता है या पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, या तो फिर वह चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि विभाजन के बाद कुछ राज्य यानी कुछ प्रांत वो पाकिस्तान के साथ मिल गया और कुछ भारत के साथ। तो भारत में भी आपने देखा, आपने पढ़ा, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था, इन्होंने क्या बोला कि हम ना भारत के साथ मिलेंगे ना पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, हम स्वतंत्र राज्य बनना चाहते हैं। तो वह स्वतंत्र राज्य के रूप में ही रहा बाद में, लेकिन वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने एक लिखित पत्र में भारत में मिलने पर उन्होंने सहमति जताई। लेकिन बीच में ही कुछ ऐसे राज्य थे जैसे आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है ना हमारा, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश भी एक समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे स्वतंत्र राज्य का, लेकिन उस समय इन्हें फोर्सफुली भारत में मिला लिया गया, क्योंकि ये बीच में अब पूरा भारत एक साथ है और ये बीच में बोल रहे हैं हम अलग देश बनाएंगे, तो ये संभव है नहीं। और उस समय तो बहुत ही गर्म खून वाले व्यक्ति थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी में। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि उस समय यानी आज़ादी के समय हमारे देश में कितने प्रांत थे, 563 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 563। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उनके बाद देखिए भारत में संघवाद का विकास, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ? तो देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व कौन सी पार्टी कर रही थी? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। एक्चुअल में उस समय और सारी पार्टियां थी, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो था कौन? कांग्रेस पार्टी थी। तो स्वाधीनता आंदोलन यानी आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, यानी राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व कौन सी पार्टी कर रही थी? तो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था की समर्थक रही है, यानी हमेशा से कांग्रेस पार्टी यह चाहती थी कि भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था हो। ठीक है, उनके बाद देखिए 1946 ईस्वी में जो गठित संविधान सभा, यानी प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 1946 ईस्वी में किया गया। यहाँ से और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो उस बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा साहब ही थे, इसीलिए उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष उस समय बना दिया गया। और बाद में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1946 ईस्वी में गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था, यानी उस समय जो संविधान सभा का गठन भी हो रहा था ना, उस समय भी आधार क्या था कि हमें संघवाद यानी संघीय शासन व्यवस्था का गठन करना है भारत में। तो इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि वहाँ भी विधानसभा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही चुने गए थे। तो वहाँ पे जो सभी प्रांतों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि आए हुए थे, तो वह भी सभी एक एक प्रांत से चुने गए थे। अब उस समय मान लीजिए अगर संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं की जाती तो उस समय हो सकता था कि और विद्रोह हो जाता, इसीलिए उस समय किसकी मांग रखी गई, यानी उसका जो आधार भी था वो क्या था? संघवाद था। ठीक है, तो संघीय शासन की विशेषता क्या है? तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। तो हम भारत के संदर्भ में संघीय शासन की विशेषता देख लेते हैं। तो भारत में भी दो तरह की सरकार की व्यवस्था है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। पहला होता है एक संघीय सरकार, या संघीय सरकार को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर। ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका कार्य क्या है? तो संपूर्ण राष्ट्र की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो संघीय सरकार की है। संपूर्ण राष्ट्र का देखभाल या हमारा जो रक्षा, इन सब का, विदेश, इन सब का देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? तो संघीय सरकार की है। दूसरा हमारा होता है क्या? प्रांतीय। प्रांतीय को हम राज्य सरकार भी कहते हैं। प्रांतीय को क्या कहते हैं? राज्य सरकार, यानी गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यह कभी ये नहीं कह सकता है कि पूरे भारत का देख रेख हम करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ अपने राज्य का देख रेख कर सकती है, लेकिन सेंट्रल में जिसकी सरकार होगी उनकी जिम्मेदारी है पूरे देश की देखभाल करना। ठीक है,
तो राज्य सरकार का कार्य क्या है? तो किसी प्रांत या राज्य के लिए कार्य करना, ठीक है। उनके बाद देखिए, जो हमारा संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और अधिकार को बांटा गया है। मतलब संघ सरकार कौन सा काम करेगा, यानी केंद्र सरकार कौन सा काम करेगा, राज्य सरकार कौन सा काम करेगा, राज्य सरकार कौन सा कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कौन सा कानून बनाएगी, इनके लिए ना संविधान में पार्टिकुलर बताया गया है, ठीक है। तो विधि को यानी कानून को 3 सूची में बांटा गया है बनाने के लिए। तो पहला क्या है? संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची और तीसरा है बच्चा राज्य सूची, ठीक है। तीसरा क्या है? राज्य सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनको मैं अगले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल तरीके से बताऊंगा और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो को बस हम यहीं तक रखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर भी इस वीडियो में डाउट रह जाता, मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका चैप्टर अध्याय समाप्त करना नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जब आप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा तो वहाँ इसे अपने दोस्तों के साथ टैग भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा है हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अभी तक जितना भी SST का पढ़ाई हुआ है सब PDF वहाँ पे उपलब्ध है और आगे भी उपलब्ध होता रहेगा। वहाँ पर उसी के नीचे में, लिंक के नीचे में एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना नाम और आप किस शहर से हैं, किस सिटी से हैं, वो सेंड कर दीजिए। वहाँ पर भी मैंने ग्रुप बनाया है और ग्रुप है वो 10 क्लास के बच्चों का, जहाँ पर आप अपने क्लास के और फ्रेंड से, यानी जो भी आपके क्लास में जो भी 10वीं वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।